हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको हम COA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चैप्टर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बेसिस पे हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और इनके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पर मैं उसको कराऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले जब मैंने बताया था आर्किटेक्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डिफरेंस देखा था, फिर डेटा फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सब हम इससे पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कराया था, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो आज हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं वो जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको इम्प्रूव कराने के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड आता है IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, जो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से ही थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसको बनाया गया है, ताकि हम जो हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन थी उसकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है लार्ज रेंज ऑफ नंबर्स विद लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक आपके पास में एक रेंज दे रखी है, 8 बिट है। ठीक है, एक बिट में आपको शो करना है साइन और अनसाइन की जो रेंज होती है टू कॉम्प्लीमेंट में, वो कितनी होती है, 2 की पावर n-1, यानी कि 2 की -2 की पावर n की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 - 1 इज 7, 2 प्लस का 2 की पावर 7 -1, यानी कि -128 से लेकर प्लस का 127 तक हमारी रेंज रहेगी, अगर हम 2 कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो। लेकिन जब हम इसी को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम 8 बिट्स में ही काफी ज्यादा नंबर्स को रख पाते हैं, यानी कि स्टोर कर पाते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है साइन, दूसरा इज एक्सपोनेंट एंड थर्ड इज मैंथिसा। ठीक है, तो जो पहला होगा साइन, उसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है। तो साइन में जो अगर पॉजिटिव यानी कि 0 है तो पॉजिटिव नंबर, 1 है तो माइनस नेगेटिव नंबर। ठीक है, और जो ई होता है दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, बाइस के फॉर्म में स्टोर करता है, ओनली अनसाइन वैल्यू को ही स्टोर करता है। बाइस क्या होता है, ओनली अनसाइन वैल्यू को स्टोर करेगा। मैंथिसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट। मैंथिसा इज साइन नॉर्मलाइज, यानी कि जो हम मैंथिसा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम क्या करते हैं, साइन को नॉर्मलाइज तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज करना होता है वो हम दो तरीके से सीखते हैं, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट और सेकंड इज एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये पहले की वीडियो में हम कवर चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि हमें वो चीज दोबारा से याद हो जाए। ठीक है, इसमें हम बाइस निकालते हैं। बाइस मैंने अज्यूम किया कि लेट सपोज कि यहाँ पर हमने 5 बिट बाइस जो है, यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंट है उसको अभी 5 बिट के लिए हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो रेंज ऑफ नंबर ऑफ जो 5 बिट्स है उसके बीच में कितनी रेंज आएगी, -2 की पावर 4 से लेकर प्लस का 2 की पावर 4 -1 तक, यानी कि -16 से लेकर प्लस का 15, इतने ही नंबर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अनसाइन में ट्रांसफॉर्म कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 31 तक स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि बाइस यानी कि ओरिजिनल एक्सपोनेंट और स्टोर्ड एक्सपोनेंट के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ओरिजिनल एक्सपोनेंट है उसको हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, और जो स्टोर्ड एक्सपोनेंट है उसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो -16, यानी कि देखो इसकी रेंज कहाँ से शुरू हुई थी, -16 से। -16 में 0 ऐड किया, 0 यानी कि जो भी हमारा एक्सेस रहेगा, यानी कि देखो ई कैसे निकालते हैं, ई प्लस 16, 22 की वैल्यू ऐड करते हैं। तो जो 22 था वो कैसे आया था, इफ के बिट, अगर कोई भी के बिट दे रखे है, यहाँ पर आपको कितने बिट दे रखे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कैसे निकालेंगे, बायस कैसे निकालोगे, 2 की पावर मतलब 5 -1, तो 5 -1 इज 2 की पावर 4, 4 कितना हो जाता है हमारे पास में, 2 की पावर 4 कितना होएगा, 16। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, 22 की वैल्यू होगी। तो जो हमारे स्टोर एक्सपोनेंट है कैसे निकलता है, e इक्वल टू ई प्लस 22। तो e की वैल्यू कितनी है, -16। -16 में आप प्लस का 16 ऐड करोगे तो 0 आएगा, ऐसे ही -15 प्लस का 16 1 हो जाएगा,
-14 और प्लस का 16 2 हो जाएगा। ऐसे ही करके हमने यहाँ पर 22 यानी कि स्टोर एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू को लिखोगे। अब यहाँ इसके बाद में हम बात करते हैं मैंथिसा की, ठीक है। मैंथिसा से ही हमारा जो ये ओरिजिनल एक्सपोनेंट है वो निकलता है। तो यहाँ देखो, जब हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो दो तरीके होते हैं, दो तरीके यानी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो हमारा एक्सप्लिसिट तरीका है उसमें क्या करते हैं हम, जब भी देखते हैं यहाँ पर हमेशा क्या होगा 0.1 यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद वाली डिजिट ऑलवेज 1 होगी। तो जो भी डिजिट रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मैंथिसा, ठीक है। नंबर आफ्टर द पॉइंट की जितने भी डिजिट रहेंगे वो सब आपकी क्या हो जाएगी, मैंथिसा हो जाएगी। और 2 की पावर 3 इसलिए आया क्योंकि जो पॉइंट था वो इधर 3 से मतलब लेफ्ट में 3 बिट शिफ्ट हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया 2 की पावर 3 करके इसको रिप्रेजेंट किया। जैसे ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ करते हैं सेम वैसे ही, तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट आ गया। अब यहाँ से जो हमारा ई ये 3 है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट। तो यहाँ से ई निकल जाएगा 3 प्लस 22 को ऐड कर देंगे, जो हमने पीछे देखा कि कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद में हमारा एक्सप्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में हमें ध्यान रखना है क्या होता है, 1.0 के फॉर्म में लिखते हैं इसको, 1.0 यानी कि यहाँ पर देखो 1 इस डिजिट के बाद में, तो ये जो पॉइंट है वो सिर्फ 2 बिट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ही हमने लिखा ओरिजिनल एक्सपोनेंट। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के बाद में 1 ठीक है। उसके बाद में m यानी कि हमारा क्या है, मैंथिसा। e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सपोनेंट है वो कितना है 2 प्लस 22, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया था। एक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है, और वो हम देख लेंगे। इसके बाद में हमारा वैल्यू फॉर्मूला है कि अगर आपके पास में मैंथिसा की वैल्यू दे रखी है, 22 की वैल्यू दे रखी है, ई दे रखा है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, क्या हमने इसके अंदर स्टोर कर रखा है, तो वो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद में हम यहाँ पर आज देखेंगे कि एक बार इसको इसके ड्रॉबैक्स भी लिखवा देती हूँ। यानी कि जो इसके हमारे जो इसके जो ड्रॉबैक है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के, कि इट कैन नॉट स्टोर, ये 0 को स्टोर नहीं करता, ठीक है। सेकेंड इसका ड्रॉबैक क्या है, इट कैन नॉट स्टोर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। बहुत ही अगर छोटी वैल्यू हो तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इस ड्रॉबैक को हम क्या करते हैं, हमारी IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको खत्म करते हैं। यानी कि वहां पर हम 0 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जो भी स्मॉल नंबर्स हैं उनको, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे नंबर्स हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है, स्टोर कर पाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे। तो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पॉइंट की स्पेलिंग है, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड है तो अपने आप में इसमें कुछ लिखने का तरीका होगा कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारा IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज सिंगल प्रिसीजन, सेकेंड इज डबल प्रिसीजन। तो जो सिंगल है और जो डबल प्रिसीजन है उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ हमारे पास में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम सिंगल प्रिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंथिसा होता तो दोनों में यही है, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंथिसा, लेकिन इसके जो बिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम सिर्फ इंटीजर को स्टोर करते हैं तो वहां पर इंटीजर जो है वो 4 बिट लेता है, लेकिन जब डबल को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है 8 बिट लेता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सिंगल प्रिसीजन है वहां पर कुछ कम बिट लगेगी और जो डबल प्रिसीजन है उसके अंदर ज्यादा बिट्स लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कितनी कितनी बिट्स लगती है, जो हमारा सिंगल प्रिसीजन है उसके अंदर हमारी लगती है
टोटल, यानी कि जितना भी रहेगा टोटल हमारी 32 बिट्स लगती है। ठीक है, और जो डबल प्रिसीजन है उसके अंदर आपकी लगती है 64 बिट्स। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो हमें तो पता है कि जो हमारा साइन बिट रहने वाला है वो हमेशा 1 का रहने वाला है, तो इसमें साइन के लिए 1 बिट रहती है। जो आपका एक्सपोनेंट है वो रहता है हमारे पास 8 बिट का, और जो आप मंतिसा है वो रहती है यहाँ पर हमारी 23 बिट्स की। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 बिट हमारी साइन के लिए रहती है, 8 बिट जो है हमारी एक्सपोनेंट के लिए रहती है, और जो मंतिसा है वो हमारी 23 बिट्स की रहती है। यहाँ पर भी साइन तो हमारा 1 बिट का ही रहेगा, एक्सपोनेंट हमारा हो जाता है 11 बिट का, और जो हमारा मेंतिसा है यहाँ पर 52 बिट्स मेंतिसा हो जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और इसका जो बायस है वो फिक्स रहता है, बायस की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, बायस इसमें रहेगा 127, और इसके अंदर जो बायस की वैल्यू रहेगी दैट इज 1023। ठीक है, इतना हमारा बायस रहता है, इसमें 127 और इसके अंदर 1023। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में जब हम इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे पास जब हम कोई भी स्पेशल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में सारे जो एक्सपोनेंट जीरो हो गए, ठीक है, एक्सपोनेंट की इसमें कुछ मतलब आपके पास में एक टेबल है, वो आपको हमेशा इसके लिए ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी है, जैसे कुछ वैल्यूज हैं जो हमेशा इसी को ध्यान में रखकर आपको करनी पड़ेगी। यहाँ आपका साइन, ये एक्सपोनेंट, ये मेंटिसा, और ये हमारा नंबर की कौन से नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका है, तो स्टैंडर्ड में कुछ चीजें फिक्स होगी, किसी चीज की वजह से उसको फिक्स करके रखा गया होगा, तो उसका रीजन भी एक बार हम देख लेंगे। जैसे अगर मान लो आपके पास में साइन है 0, और एक्सपोनेंट की सारी बिट्स आपके पास में एक्सपोनेंट की मतलब कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे आपका सिंगल प्रिसीजन हो या फिर डबल प्रिसीजन, दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका एक्सपोनेंट सारे 0 है, ठीक है, और जो मेंटिसा है उसके अंदर भी अगर वैल्यू सारी 0 है, ठीक है, तो आपका हमेशा वो रिप्रेजेंट करेगा प्लस का 0। जो एक हमारा ड्रॉबैक था, जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा तो उसके अंदर हम 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कर पा रहे। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगर ये हमारे पास में अगर साइन बिट, साइन की वैल्यू जो है वो 1 है, और अगेन जो हमारे सारे एक्सपोनेंट हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू 0 है, और जो मेंटिसा है इनकी वैल्यू भी 0 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा -0 को। तो यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक बार प्लस का 0 और एक बार माइनस का 0। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में है 0 एंड देन आपके सारे एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1 1, और आपके मेंटिसा की वैल्यू है 0 0, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपका साइन वैल्यू है 1, मेंटिसा इज अगेन 1 1, और अगर आपका एक्सपोनेंट इज 1 1 एंड मेंटिसा इज ऑलवेज 0, ठीक है, मेंटिसा इज 0, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार प्लस का इन्फिनिटी और एक बार माइनस का इन्फिनिटी। दूसरा है, अगर आपके पास में सारे के सारे यानी कि 0 या 1, साइन की वैल्यू या तो 0 या फिर 1 हो सकती है, और एक्सपोनेंट की वैल्यू आपके पास सारी 1 है, और मेंटिसा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब सारे जीरोस नहीं होने चाहिए, उसके अलावा अगर 0 की जगह कोई और वैल्यू है तो उस तरह की कोई वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका NaN, जिसका क्या मतलब होता है, नॉट अ नंबर, मतलब ये एक नंबर नहीं है।
उसके बाद में अगर आपके पास में जो साइन बिट है वो 0 और 1 है और आपका एक्सपोनेंट सारा 0 है और मेंटिसा इज नॉट इक्वल्स टू 0, then it's represent a denormalization number, denormalized number. नंबर, ठीक है, जब यहाँ पर हमारी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ना, उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर है उसको। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइज नंबर, दैट इज फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज जो होती हैं, जो हमारी फ्रैक्शन पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, वो इसकी हेल्प से हम कर पाते हैं। उसके बाद में हमारे पास है 0 और 1, ठीक है, और अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है और ना ही तो नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, मतलब ना पूरा 0 है और ना पूरा 1 है, ठीक है, और इसमें जो हमारा मेंटिसा जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेंटिसा इक्वल्स टू कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका मेंटिसा है तो उसमें आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक एक्स 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 हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा जब आपने डिजिटल पढ़ा होगा तो उसमें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, डोंट केयर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल नंबर, ठीक है, वो एक नॉर्मल नंबर है जो हम डी सॉरी IEEE 754 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने जब आपको बताया था, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसमें हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, लेकिन जब हम IEEE 754 यूज करते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इस टेबल को आप याद करेंगे, ठीक है, जैसे भी आप चाहें याद कर सकते हैं इसको, तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा कि व्हाट इज डी नॉर्मलाइज नंबर। तो डी नॉर्मलाइज नंबर क्या होता है, यानी कि एक एक इतना छोटा नंबर जिसको आप नॉर्मलाइज कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। डी नॉर्मलाइज नंबर, इसका मतलब होता है a small number that cannot be normalized। मतलब इतना छोटा नंबर होता है कि आप इसको नॉर्मलाइज ही नहीं कर पा रहे, यानी कि अगर आपकी जो पावर है, यानी देखो इसका एक एग्जांपल देख लो जो क्लियर कर देगा, यानी कि अगर इफ अगर आपके पास में एक नंबर है दैट इज 0.0000 और 0011, यानी कि ये जो जीरो हैं वो आपके हैं 128 टाइम्स तक, इतने सारे आपके जीरोज हैं। तो जब आप इसको इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन से करोगे, क्योंकि अभी हमने बाय डिफॉल्ट देखा कि IEEE 754 के अंदर हमारा जो होता है वो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, 1.1 मल्टीप्लाई 2 to the power -129। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 और जो e आ जाएगा आपका 129। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एक्सपोनेंट, ठीक है। और जब आप इसको लिखोगे, मतलब इसका कैपिटल E निकालोगे स्टोर्ड एक्सपोनेंट, तो -29 प्लस
127 हो जाएगा, क्योंकि हम 22 को ऐड करते हैं, ठीक है। 22 इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 127 है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रिसीजन ले रहे हैं तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ई की वैल्यू आएगी आपकी -2, ठीक है। तो जब आप -2 की मतलब ई की वैल्यू रखोगे तो ये एक आपकी, ये देखो बायस हमेशा क्या होता है, जब बायस की बात कर रहे थे, बायस देखो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था ओनली अनसाइन इंटीजर के को ही आप एक्सपोनेंट में यूज करते हो, ठीक है। ई के अंदर हमेशा ओनली अनसाइन वैल्यूज आती है, तो यहाँ पर अगर -2 आ रहा है तो क्या आप इसको यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे, तो मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का एक गलत तरीका हो गया, मतलब हम इससे रिप्रेजेंट इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डीनॉर्मलाइज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग वे यूज करते हैं, जो क्या है, अगर आपको स्टोर करना है लाइक इस नंबर को, तो इसके लिए हम हमेशा जो हमारा एक्सपोनेंट साइन तो हमारा जो भी रहेगा उसके बेसिस पे हम रखेंगे, प्लस है या माइनस, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट रहेगा वो हमेशा क्या रखना है, आपको 0 रखना है, ठीक है। और जो आपकी मेंटिसा की वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मेंटिसा आपकी जो भी आ रही है, क्योंकि हम उसको नहीं कर पाए, तो जितने डिजिट के बाद में आप कर पाए हो, लाइक इसके अंदर जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0011, क्योंकि 128 टाइम्स 0 था, और 2 की वैल्यू -26, 2 की पावर -126, तो यहाँ पर जो मेंटिसा आएगी वो आएगी 0011। तो जो मेंटिसा है वो वैसे ही लिखो 0011, और उसके बाद में जितने जीरो हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर डीनॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब डीनॉर्मलाइजेशन में तरीका अलग रखा है, तो डीनॉर्मलाइजेशन में जब वैल्यू को निकालेंगे तो वो भी अलग तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू फॉर्मूला इसका क्या होगा, दैट इज 0 मल्टीप्लाई m, ठीक है, क्योंकि 0 ही होगा इधर पॉइंट के बाद में, तो 0 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -26, ठीक है। इस तरीके से हम डीनॉर्मलाइज नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर कौन सा था, ठीक है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन लगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैंने एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जो ये वाला डिजिट होता है ये ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद में भी यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, तो ये एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ना ही ये इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है, ये डी नॉर्मलाइज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है, और उससे अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका एक डिफरेंट मेथड है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो ये है, द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द सिंगल प्रिसिजन, ठीक है, 32 बिट floating point format IEEE 754 standard that use 1 bit for sign, 1 बिट साइन के लिए यूज करें, 8 बिट यहाँ पर अगर ये नहीं भी दिया है तभी भी आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये 32 बिट वाला है, तो इसमें याद कर लो कि जो मेंटिसा होती है वो कितनी होती है, 23, मतलब इसी को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मतलब इसको ही आपने फ्लिप कर दिया, तो ये कितना होगा 32 का 23 बिट फॉर मेंटिसा, ठीक है। 8 बिट का आपका हो गया 22 का एक्सपोनेंट, और 1 बिट आपका हो गया साइन का, ठीक है। क्योंकि 1 बिट जो साइन रहता है वो तो हमेशा वही रहता है, तो 32 में से 24 माइनस कर लोगे तो 8 बिट बचेगा, ऐसे करके आप निकाल भी सकते हो। अब उसके बाद क्या है आपके पास में, फ्लोट टाइप वेरिएबल x इज असाइन दैट द डेसिमल वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल वैल्यू है ये कह रहा है कि इसको हम लाइक IEEE 754 में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका आपको क्या बताना है, हेक्साडेसिमल नंबर बताना है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में किस तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे, तो ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये बाइनरी से लाइक आपका जो डेसिमल नंबर है इसको आपको बाइनरी में चेंज करना आना चाहिए, तो 227 का आपको पहले बाइनरी निकाल लेना है, ठीक है। ये आएगा आपका, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि इतने बड़े अब आप हो गए हो, ठीक है, कि हम इसका बाइनरी निकाल सके। इसकी जो बाइनरी वैल्यू आएगी दैट इज 11011.101, ठीक है।
ये इसकी हो गई बाइनरी वैल्यू प्लस के 27 की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो साइन है वो क्या होगा हमारे पास में, साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, साइन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर साइन कैसा दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ, माइनस का दिया है ना, तो साइन हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है एक्सपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंट निकालते हैं हम ई प्लस बायस करके ना। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो लगा दो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन इस नंबर पे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1.1101101 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4, क्योंकि 4 बिट्स लेफ्ट, ये चीज जो है, ये जो बिट है आपकी यहाँ पर जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। तो यहाँ पे जो आपका ई है, यानी कि ई निकल गया, तो ई की वैल्यू ओरिजिनल एक्सपोनेंट कितना आया आपके पास 4। अब इसके बेसिस पे जब आप स्टोर्ड एक्सपोनेंट निकालोगे वो क्या होता है ई प्लस बाईस, ठीक है। तो ई प्लस बाईस इसमें कितना होता है 127। तो यहाँ पे जब हमारी ई की वैल्यू आएगी, ई इज 131, तो 131 को आप बाइनरी में लिख लो, कैसे लिखते हो 100 100 11, ठीक है। ये आपका हो गया बाइनरी में इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसको लिख लो यहाँ पर, ई की वैल्यू को हो जाएगा 100 11, ठीक है। अब इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है मैंतीसा को। तो मैंतीसा क्या होती है हमारी, एम क्या होती है, ये बिट जो है ये एम है, एम आपका क्या हो जाएगा 1011101 1011101, और इसके बाद के सारे बिट्स क्या हो जाएंगे आपके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप क्वेश्चन पूछा था कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करो, तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जब आप इसको दिखाओगे तो वो हम कैसे दिखाएंगे, इधर से लास्ट, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। 4 4 का पेयर बना लो, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर ये, और फिर ये, और उसके बाद में सारे डिजिट जो है वो जीरो थे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, और जो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वो आएगा इसका OX, ठीक है। और इसको हाँ आप बोलेंगे कि कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 12, 8 और 4 12, यानी कि 10 से आप दिखाते हैं A, 11 आपका B, और 12 हो जाएगा C, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा C, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 के लिए D दिखाते हैं, और यहाँ पर भी सेम वही है 8 और 4 12 और 1 13, और उसके बाद सारे आपके जीरो हैं, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया इसका, कि हेक्साडेसिमल में इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और IEEE 754 स्टैंडर्ड वो ये रहा कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो याद रखना कि पहले हम इसमें इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे, वहां से ओरिजिनल एक्सपोनेंट निकल जाएगा, बायस को ऐड कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी, ई निकालने के बाद में मतलब उससे पहले ही हमारे पास में यहाँ पर मैंतीसा की वैल्यू आ चुकी होगी, वो भी आपको लिखनी है। और ये ध्यान रखना है कि बिट जितनी है उन्हीं को यूज करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।